नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त जोगिंदर बीरवा। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसी शख्सियत जो कि पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन हैं और शिक्षाविद हैं, नरेश सिंह बराड़। तो आइए जानते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स और टीचर्स की क्या भूमिका रहने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की रहने वाली है। जी नरेश बराड़ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है विद्यालय की ओर से। जी सर, जैसे कि आज एग्जाम का समय चल रहा है, तो बच्चों के ऊपर किस तरह का दबाव रहता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब भी कोई परीक्षा आती है जी, ये बच्चों के लिए आए, बड़ों के लिए आए, बहुत सारी परीक्षा ऐसी होती है जो बड़ों को भी देनी पड़ती है। घर में कोई शादी समारोह है, मेहमान आने हैं, तो एक स्ट्रेस तो रहता है कि भी मैं कैसा प्रदर्शन कर पाऊंगा, कैसा बिहेव कर पाऊंगा। तो वही परिस्थितियां बच्चों के सामने भी आती है जब परीक्षा आती है। तो बच्चे को लगता है कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, जो मैंने साल भर में काम किया मैं वो लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, क्या पेपर मेरे अनुकूल आएगा। ये सारे क्वेश्चन बच्चे के मन में रहते हैं और इनसे ही कुछ तनाव पैदा हो जाता है, जो स्वाभाविक है, जो हर किसी में होता है जी। लेकिन जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि अक्सर जो बच्चे साल भर में प्रिपेयर करते हैं वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसमें कोई नया नहीं होता, वो सिलेबस से ही आता है। काफ़ी जो लगनशील बच्चे हैं वो साल भर में अच्छी तैयारी कर लेते हैं और पेपर में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 90% बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहता है जी। लेकिन इसके साथ साथ जब बच्चों को पता चल जाए, जैसे अब आज की बात करें, अभी बच्चों के एग्जाम में कुछ गैप है, कुछ दिन बाकी हैं, और आजकल बोर्ड एग्जाम में आप देखते होंगे कि हर पेपर के बीच में 3, 4, 5 गैप भी आते हैं। तो बच्चों को इस गैप का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। जब बच्चों का एक पेपर हो गया, अगले पेपर में 4-5 दिन का एक बीच में गैप आता है, उसमें मेहनत से काम करेंगे तो बच्चा कोई तनाव नहीं मानेगा जी। बस बच्चा तनाव पे सोचने की बजाय अपने काम पे सोचे, तो उससे फिर वो तनाव का भी एक अच्छा समाधान हो जाता है जी। और मैं बच्चों को आश्वस्त करता हूँ कि जो आपने पढ़ा है आप तनाव मत मानिए। आपने पढ़ा है, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप कम भी पढ़े हैं तो आप अब पढ़ लीजिए, पेपरों के बीच में जो गैप आएगा उसमें पढ़ लीजिए, तो आपका तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। यानी आप कौशल पे ध्यान दें, स्ट्रेस पे ध्यान ना दें। हाँ जी जी। बराड़ साहब, एक सवाल आता है कि क्या प्रतिशत नंबर लाना ही अच्छा है? कौन बच्चा अच्छा है, जो अच्छे अंक लेकर आए या वो एक अच्छा इंसान बने? मेरे करीब 35 साल के एजुकेशन के सफर में मैंने ये देखा कि कई बार जिन बच्चों का अच्छा प्रतिशत आता है, मैं मानता हूँ वो अच्छे कामयाब होते हैं जी। लेकिन मैंने वैसे बच्चे भी देखे हैं जिनका बेहद कम प्रतिशत है, औसत बच्चे हैं बिल्कुल, और खाली पास हुए हैं, और जो उनके अंदर बाकी स्किल्स होते हैं बच्चों के अंदर, उनका वो इस्तेमाल करके वो सफलता में उन बच्चों से भी आगे निकल जाते हैं। तो जिंदगी के अंदर जो पढ़ाई है अकेला वो रोजगार के लिए नहीं होती। शिक्षा जो होती है कि आदमी का व्यक्तित्व का विकास करती है जी। शिक्षा जीवन है, तो शिक्षा को, जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। अन्यथा जो एक अच्छा नागरिक है वो तो पूरे समाज की डिमांड है। आप शिक्षित हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन आपके संस्कार अच्छे नहीं, आप मर्यादित नहीं हैं, तो समाज में आप स्वीकार नहीं हो सकते। इसलिए जो संस्कार हैं, जो मर्यादाएं हैं, और जो अच्छा नागरिक है वो एक शिक्षित व्यक्ति से भी बेहतर नागरिक होता है। लेकिन बराड़ साहब, इसमें बात आती है, पेरेंट्स जो है दूसरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देकर अपने बच्चे की तुलना कर देते हैं। ये मेरा मानना है, लेकिन ये गलत है। हाँ, तुलना करना तो बिल्कुल गलत है। बस तुलना करनी है तो अपने बच्चे के पिछले समय से आज के समय की तुलना कर सकते हैं। कि मान लिया हमारा बच्चा एक साधारण बच्चा है जी। वो पहले 40% नंबर लेता था, तो उसने आज 45 ले लिए, तो उस तुलना को आप देखकर उसमें बच्चे की प्रशंसा करें कि उसने अपना सुधार किया है। लेकिन अन्य बच्चों से तुलना करना गलत है। हर बच्चे का अलग अलग परिवेश है जी, अलग अलग बैकग्राउंड है, तो उसकी मानसिक क्षमताएं भी अलग अलग हैं, तो पेरेंट्स की भी हालात सबके अलग अलग हैं। तो उसमें तुलना करना एक बच्चे के साथ न्याय संगत नहीं होता। तो पेरेंट्स को बच्चों की परस्पर तुलना नहीं करनी चाहिए। नरेश सर, आपने कहा कि 35 सालों का मेरा अनुभव है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बच्चा पढ़ाई के अंदर तो कमज़ोर होता है, लेकिन किसी भी फील्ड के अंदर, आर्ट हो या स्पोर्ट्स हो, उसके अंदर अव्वल आता है, लेकिन सिस्टम जो है उसे फेलियर मान लेता है। इसको लेकर क्या
चर्चा रही? वैसे अब लोगों की धारणा इस मामले में बदली है। जो बच्चे अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं उनकी समाजी प्रशंसा आज के दौर में कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे नीरज चोपड़ा जी हैं जी, अब जेवलिन में अच्छा परफॉर्म किया है तो हमारी सेलिब्रिटी है। कई कला के क्षेत्र में है, सलमान खान है, अब उन्होंने इतना नाम कला क्षेत्र में कमाया तो पूरी दुनिया में उनका, भारतवर्ष में कम से कम बड़ा नाम है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेट के वो बेटियां हैं हमारी, हाँ जी, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, ये जो लड़कियां हैं, तो इनकी पढ़ाई को कोई नहीं देख रहा। तो जब सफलता किसी भी क्षेत्र में सफलता है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में है, तो हर किसी को सफल ही माना जाएगा अगर उसने अपना प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र में अच्छा किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हर क्षेत्र की सफलता होती है। अकेला पढ़ाई में सफल होना ये सफलता नहीं है, यानी वो फेलियर नहीं है उसमें, बिल्कुल फेलियर नहीं है। कहीं भी उसने अपने स्किल का यूज कर लिया और अपने आप को कोई बच्चा आगे लेके गया है तो वो एक सफल इंसान माना जाएगा। सर आप स्कूल चला रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि स्कूल में जो स्टाफ होता है वो सिलेबस करवाने के पीछे भागते हैं, जिससे बच्चों को जो आदत है वो रटने की आदत हो जाती है। तो इस रूटीन को कैसे बदला जा सकता है? अब इसमें सिलेबस का जो मामला आपने बताया, अध्यापक समझता है कि उसका किताबें, बड़ी बड़ी किताबें हैं, भागदौड़ के सिलेबस पूरा कर लें, लेकिन हर साल सिलेबस ही पूरा करते रहेंगे तो बच्चे के अंदर गुणवत्ता नहीं आएगी जी। तो जरूरत है कि उसकी अवधारणा को क्लियर करना किसी सब्जेक्ट की जी, जिसको कंसेप्ट आजकल इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर उसमें टीचर ने कम पार्ट को अच्छे से भी कर लिया तो फिर बच्चे के अंदर एक प्रोसेस जाग उठता है, बच्चा स्वयं करने लगता है। सिलेबस में सारा प्रेशर टीचर के ऊपर है, वो उसमें सारा साल खुद लगा रहता है। खुद लगने से बात नहीं बनेगी, आप कुछ कंसेप्ट की क्लैरिटी करें, भले इसमें टाइम ज्यादा लगाएं, फिर उसमें बच्चा शामिल हो जाएगा उस गतिविधि के अंदर। हाँ, क्योंकि जो शामिल बच्चा होगा वो खुद की लगन से काम करेगा तो आपका सिलेबस भी जल्दी पूरा करवा देगा। क्योंकि सिलेबस की बात हुई है, उसमें कहा कि लेकिन बच्चों को रटने की आदत हो जाती है, वो समझ नहीं पाता उन चीजों को, उन बारीकियों को। रटने का कोई उपयोग नहीं होता, ना तो वो रटना किसी एग्जाम में काम आएगा ना जीवन में काम आएगा। जो समझ से जितना पढ़ा है, जितनी अवधारणाएं उसकी क्लियर हुई है, जितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, एग्जाम में भी वही लिख पाएगा और आम सामाजिक जीवन में भी वैसे व्यवहार कर पाएगा। तो टीचर को इस मानसिकता से तो निकलना पड़ेगा कि सिलेबस पूरा करवाना ही शिक्षा देना है। आज के दौर में बच्चों को अवधारणा क्लियर करवाएं, कंसेप्ट क्लियर कराएं, जो उसके अंदर दिया है, जो बेसिक समझ उससे इंसान को मिलने चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। तो सर इसमें संस्थान का कोई दबाव तो नहीं होता शिक्षक के ऊपर, भाई आपने सिलेबस ही पूरा कराना है? न, संस्थानों का ऐसा कोई दबाव नहीं होता। हर स्कूल चाहता है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट बने, समझदार बने। और आजकल सब पढ़े लिखे लोगों को पता है कि जो रट्टा प्रक्रिया है, इससे ना तो इंसान के अंदर समझदारी आ सकती, ना वो एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, और ऐसा बच्चा कोई स्कूल की प्रशंसा भी नहीं करेगा बाद में। अगर उस ऐसी शिक्षा देंगे जो जीवन में काम उसके आई नहीं जी। तो अगर बच्चे के ज्ञान की तरफ जाएं और सिलेबस की बात को गौण करें, सिलेबस अपना पूरा हो जाएगा, सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने का समय होता है अध्यापक के पास, सिलेबस भले 2 बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार हो जाए, लेकिन सही तरीके से हो जाए जिससे बच्चा कनेक्ट फील करे। और अब बच्चा कनेक्ट नहीं हुआ, सिलेबस को आप 10 बार करवा दो, रट्टा है वो एग्जाम में भूल जाएगा। तो रट्टे की प्रक्रिया एक सही प्रक्रिया नहीं है, तो टीचर को इससे बचना चाहिए। और स्कूलों का ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि सिलेबस इतने टाइम में पूरा करवाना है। बात इस बात के ऊपर है कि बच्चे प्रदर्शन अच्छा करें, बच्चे पढ़ाई अच्छी करें जी। सर इसमें एक सवाल ये भी आता है, जब भी स्कूलों में पीटीएम होती है वो सिर्फ एक शिकायतों का मंच बन जाता है, लेकिन शिकायतों का मंच न होकर वो कम से कम बच्चे के विकास कार्यों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए उस चीज पे, उसको लेकर क्या वक्तव्य रहने वाला है? स्कूल संचालन इतने लंबे समय से करने के बाद मेरी ये समझ में नहीं है कि हम सब का फोकस है बच्चे का उत्थान, बच्चे का भविष्य निर्माण। उसमें उसके कुछ स्तंभ हैं, जिसमें स्कूल का मैनेजमेंट एक स्तंभ है, बच्चे की शिक्षा एक अलग से स्तंभ है, उसमें उसके अभिभावक का रोल है, और सबको मिलकर काम करना है बच्चे के ऊपर, बच्चे का खुद का भी रोल है। तो जो पीटीएम है ये शिकायतों का मंच ना होकर
इसमें बच्चे के बारे में डिस्कस किया जाए, उसकी आदतें कैसी हैं, उसका स्वभाव कैसा है जी, उसका बेटरमेंट कैसे किया जा सकता है, और उस काम में अध्यापक कैसे सहयोग कर सकते हैं और अध्यापक पेरेंट्स से कैसे सहयोग ले सकते हैं, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। और शिकायतों से तो उल्टा बच्चों का मोरल डाउन होता है, बच्चे का स्वाभिमान पे चोट लगती है। तो शिकायतों जैसी चीजें तो मैं समझता हूँ पीटीएम में बिल्कुल ना हो, केवल बच्चे के संस्कारों पे, उसकी आदतों के निर्माण के ऊपर, और वो बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसको एक स्वस्थ मानसिकता कैसे दी जा सकती है, एक स्वस्थ वातावरण में बच्चा कैसे काम करे, इस तरह की प्रोडक्टिव चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि शिकायतों के ऊपर। टीचर्स और पेरेंटिंग में बच्चे के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए? जो बच्चा अच्छा काम करता है उसमें बच्चे के अच्छे काम की प्रशंसा की जाए, और प्रशंसा रिवार्ड एक बहुत बड़ा टॉनिक होता है। और कोई भी बच्चा है पढ़ाई में किसी अवस्था का है, उसमें कुछ लाजमी या कुछ गुण बच्चे के अंदर होते हैं, तो हम बच्चे की प्रशंसा करें पेरेंट्स के आगे भी, और उन सच्ची प्रशंसा करें। और मैं मानता हूँ कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई, चाहे वो किसी कौशल का गुण, पढ़ाई का गुण, खेल का गुण, या टीचर के मान सम्मान करने का गुण, ये गुण बच्चे में लाजमी होते हैं। तो बच्चे की प्रशंसा करें, उसको नीचा दिखाने का काम ना करें, तो उससे फिर उस बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यानी बच्चे की एक्टिविटी समझने की जरूरत है कि वो किस क्षेत्र में अव्वल हो सकता है। बिल्कुल, उस पर बात करनी चाहिए कि उसके क्या स्कोप है, उसके अंदर क्या स्किल है, कितना इंटेलिजेंस है बच्चे के अंदर, वो कितना मेहनती है, या उसकी मेहनत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे पॉजिटिव चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए बच्चे के मामले में जी। और डिस्कशन के अंदर जो उसका रिजल्ट है उससे बच्चा प्रेरित होना चाहिए, ना कि डिस्करेज जी। तभी ऐसे पेरेंटिंग का या पीटीएम का लाभ बच्चे को मिलेगा। सर, कोविड के बाद से एक इंडस्ट्री लगातार जो है ग्रोथ कर रही है, वो है कोचिंग हब। और इस सोशल मीडिया के दौर में अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप हो या स्कूल का स्टाफ हो, वो कहते हैं कि कोचिंग ही है तो बच्चे को एक जागृत करने वाली है। वो दबाव क्यों? क्या स्कूल संपन्न नहीं है इस चीज़ में भी बच्चे को स्टार्टिंग से ही उभारा जा सके? इसमें एक आम धारणा समाज ने बना ली है कि कोचिंग से बेड़ा पार होगा। हमारे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खाली स्कूल से शिक्षा ली और उन्होंने बड़े बड़े एग्जामों को क्लियर किया। ऐसे काफी बच्चे मेरी नजर में, मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। जी जी जी, बताएं सर। जो इसमें जो पढ़ाई का जो सिलेबस है बच्चों का, जो एग्जाम कोई बड़े से बड़ा एग्जाम है, उस एग्जाम में भी इसी पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। हाँ, बिल्कुल। अगर स्कूल स्तर पर जो आपने कहा कि अगर रट्टा विधि को छोड़ के उसका कंसेप्ट क्लैरिटी की तरफ अगर स्कूल जाएं जी, या पेरेंट्स उस बात को समझें, तो बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। इसी सिलेबस को अच्छे से पूरा करके बच्चा बड़े से बड़ा एग्जाम पास कर सकता है उसमें। लेकिन आजकल कुछ ये देखा देखी, जिसको रीस बोलते हैं अपनी भाषा में, ये हो गई। इसमें बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। बच्चा घर से दूर रहता है जी, उसका वहां जाके मन नहीं लगता, बच्चा अपने घर का खाना नहीं खा पाता, उससे उसके शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है। और जो इमोशनल नीड उस बच्चे की होती है, पेरेंट्स के पास रहने की, छोटी छोटी जरूरतें जो पेरेंट्स से पूरी करता है, बच्चा उससे वंचित हो जाता है। तो उसमें हमने बच्चे को एक इंसान ना समझ के मशीन बना दिया, जैसे कि मशीन से काम लेना है। तो जैसे कि हमारा तो अपना अनुभव है, हमारे पास एक बच्ची पढ़ती है 5वीं क्लास में जी, उसका नाम कोहिनूर है और सफेदों से है। मुझे बड़ा जानकर खुशी, उसका फादर खुद मेरे पास आया। उसके घर में किसी का सीईटी का एग्जाम था जी, उसके चाचा का, वो एग्जाम दे आया और उसने वो क्वेश्चन पेपर जब घर में लेके आया तो हमारी 5वीं क्लास की लड़की ने सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया। 5वीं क्लास की लड़की ने सीईटी का एग्जाम का। तो ये स्कूलों में जैसे हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों का, थोड़ा हमने चैलेंज लिया कि हमने इस बात को पहचाना कि बच्चों से बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने टेस्ट किया नवोदय स्कूल के थ्रू, सैनिक स्कूल के थ्रू, या हमने बहुत सारे ओलंपियाड आजकल होते हैं उसके थ्रू कि क्या चैलेंज है, किस लेवल के क्वेश्चन है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अब बड़ी बात क्या है कि हम बच्चों को जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करते हैं या स्कूली एग्जाम के लिए तैयार करते हैं,
अगर हम ये पहचान लें कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चे के बाद में, नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आने सी सिलेबस से हैं, बस पैटर्न का फर्क है। तो अगर हम उस पैटर्न पे बच्चों को ट्रेंड कर दें स्कूलों में, तो बच्चों को फिर ये भारी भरकम कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना घर से दूर जाना पड़ेगा और ना इतने बड़ी राशियां जो लोग अपने सामर्थ्य से बाहर जाके खर्च करते हैं वो भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये कोचिंग का पार्ट स्कूलों में समानांतर चल सकता है। और कमाल की बात यह है, जो स्कूल के 6 घंटे होते हैं ना, उसी 6 घंटे में ये काम हो सकता है, उसमें एक्स्ट्रा क्लास की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं तो कभी ऐसी जो बड़ी बड़ी अकेडमियां खुल गई हैं उनके मैं कभी फेवर में नहीं हूँ। और मैं तो अपने स्कूल के भाईचारों को भी ये कहना चाहूंगा कि आप स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चों को बाहर कोचिंग के लिए ना जाना पड़े। लेकिन बच्चों में एक बोर्ड के एग्जाम का तो डर बहुत होता है, इसलिए वो स्कूल के अंदर भी तनाव में रहते हैं। अगर कोचिंग हब की बात आती है, फिर वो उनके पेरेंट्स भी कहते हैं यार कोचिंग नहीं लेगा तो सक्सेस कैसे मिलेगी, उनको इस चीज़ से कैसे उभारेंगे? मैं बच्चों को भी समझाता हूँ और काफ़ी पेरेंट्स से भी मेरी चर्चा होती है पीटीएम में या वैसे भी ऑफिस मीटिंग में। आप किसी साल का रिजल्ट देखना बच्चों का, जैसे हमारा बोर्ड का रिजल्ट पिछले भी आए हैं 10th के +2 के जी, और वो बड़े स्केल की कोचिंग है, छोटे स्केल की कोचिंग बच्चे अपने शहरों में लेते हैं जिसको ट्यूशन बोलते हैं। जी जी, वो भी एक कोचिंग है। जो टॉप 10 बच्चे आएंगे ना, वो बिना कोचिंग के आएंगे। मैं, आप पत्रकार महोदय, आपका बहुत सारे स्कूलों से संपर्क है जी, आप स्कूलों का डाटा निकलवाना कि आपके जो टॉप 10 बच्चे हैं क्या उन्होंने कहीं से कोचिंग ली है। आप हैरान नहीं मानोगे, जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो बिना कोचिंग के होते हैं, और जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो उनका पहले 20 में भी स्थान नहीं आता। मैं कदा कोई विरले किसकी तो कह नहीं सकता जी, बिल्कुल। लेकिन आम तौर पे मैं 35 साल से चीज देख रहा हूँ कि कोचिंग के बच्चे पिछड़ जाते हैं और जो बच्चे स्वतः अध्ययन करते हैं वो बच्चे उनसे बेहद आगे होते हैं, यानी दिशा और दशा चेंज हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो एक सवाल आता है नरेश जी, उसमें आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिग्रियां और सर्टिफिकेट बांटने में लग जाता है, उस बच्चे के जो है विकास की तरफ ध्यान नहीं होता। क्या डिग्री और सर्टिफिकेट से ही उसको सक्सेस मिलेगी? देखो, शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास में बच्चे की पढ़ाई, उसके संस्कार, उसकी आदतें, उसको उसके अंदर राष्ट्र का प्रेम पैदा हो, समाज सेवा की उसमें भावना पैदा हो, वो बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चा अपने माता पिता का, बड़ों का रिस्पेक्ट करे और आत्मनिर्भर बने। ये सारी अपेक्षाएं होती हैं पढ़ाई से। तो अकेला डिग्री लेना पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है। अब आज क्या हो रहा है कि उसके बाद जब बच्चा डिग्री ले लेता है और वो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, तो डिग्री के साथ आजकल बच्चों का इंसल्ट भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में कहेंगे इसने पीएचडी कर रखी है, लेकिन आप इसके गुण देखो। बिल्कुल, ये घर नहीं बसा पा रहा, ये रोजगार नहीं ढूंढ पा रहा, ये माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा। तो डिग्रियों की तो आजकल जगहसाई हो रही है। संस्कार अच्छी चीज है और बच्चे के अंदर उसका सर्वांगीण विकास हो, एक अच्छा नागरिक बने समाज का, ताकि वो खुद का भार भी उठाए, अपने परिवार का भार उठाए, वो समाज की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। तो उसमें डिग्रियों का कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है। हाँ, डिग्रियां अगर उसके अंदर ये सारे गुण हैं तो डिग्रियां उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं। लेकिन अकेला खाली डिग्रियां हैं तो उसका जीवन काफी जगह से बदसूरत रहेगा, जिसमें उसके समाज में प्रशंसा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें एक चीज़ आती है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल हो गया है। कितनी भूमिका मानते हैं आप शिक्षा के अंदर? जब कोई भी नया कंसेप्ट आता है, जब सिनेमा का दौर आया तो अक्सर पढ़ाई में भी आता कि सिनेमा के लाभ हैं या हानि है। जब साइंस का विकास हुआ तो साइंस एक वरदान है या साइंस अभिशाप है। जैसे मोबाइल का दौर आया तो इसके भी लाभ आने की बहुत चर्चाएं समाज में हुई। तो जब कोई भी नई अवधारणा समाज में आती है तो उसके बारे में काफी सारी शंकाएं आती हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि एआई आने के बाद मनुष्य का जीवन ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि ये एक नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है। इससे जो साइंस का अधिक विकास होगा, मानव के काम ज्यादा आसान होंगे, और इससे जो आदमी को बहुत सारा लेबर करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम यूज करना पड़ता है, कम समय में आदमी के काम हो जाएंगे। नहीं, स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें
आज तो टीचर उनको बच्चों को क्लास में बैठा के पढ़ाते हैं, उनसे सीधे तौर पर संवाद होता है। अब एक रोबोटिक तरीके से अगर बच्चा पढ़ने लग जाएगा तो उसमें क्या कमी नहीं रहेगी, उसमें उसके अगर कौशल की बात होगी। जो आजकल बड़े बड़े जिनको विकसित कंट्री कहते हैं, उनके अंदर भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको डिस्करेज कर रहे हैं। जो रोबोटिक एजुकेशन आप कह रहे हैं जी, बड़े बड़े कंट्रियों ने भी इस बात को समझा है कि जो किताब से और फिजिकल स्कूल में जाकर जो एजुकेशन ली जाती है, टीचर के और स्टूडेंट के रूबरू जो आमने सामने, बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई रिप्लेसमेंट और विकल्प नहीं आज के दौर में। ये बड़े बड़े कंट्रियों ने समझ लिया है और बहुत सारे राष्ट्र तो अब अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर आज रोक लगा रहे हैं और इस बात के महत्व को समझ रहे हैं कि उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हम समझे कि एआई से ये सबतक कोई शिक्षा मिल जाएगी, उसमें मानव का रोल नहीं घटेगा, उसमें शिक्षक का रोल नहीं घटेगा। आप देखो कि पुरातन कल्चर जो हजारों साल की हम बात करते हैं, जी, जी। नालंदा तक्षशिला की बात करते हैं, जो रोल शिक्षक का उस दिन था वो इतने हजारों साल के अंतर के बाद शिक्षक का रोल बना हुआ है। तो इसलिए कोई टेक्नोलॉजी इस चीज को रिप्लेस मैं समझता हूँ भविष्य में भी नहीं करेगी। हाँ, इस चीज को आसान बनाने में टेक्नोलॉजी आज भी हेल्प करी और भविष्य में भी हेल्प करेगी। सर, एक सवाल आ रहा है इसमें कि शिक्षा प्रणाली के अंदर क्या सोचना है ये सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है। इसको लेकर आपका क्या विचार रहने वाला है? हाँ, जो मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया कि आदमी जो एक सही शिक्षित होगा उसमें बहुत सारे संवेग पैदा होंगे, बहुत सारी दिशाएं पैदा होंगी, उसमें क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी को तर्कसंगत शिक्षा कहते हैं, लॉजिकल एजुकेशन। तो ये एक पक्ष कि कैसे सोचना है इस बात पे फोकस करें, कैसे नहीं सोचना इस बात पे फोकस करें, तो इससे सर्वांगीण विकास नहीं होता। शिक्षा को हर चीज का आंसर करना पड़ेगा, वही एक सही शिक्षा है, वही एक आधारभूत शिक्षा है। तो शिक्षा के बाद ये जितने किंतु परंतु इस तरह के होते हैं वो सवाल दूर हो जाते हैं। शिक्षा तो एक प्रकाश है, जी जी बिल्कुल, एक प्रकाश स्तंभ है, उससे बहुत सारी दुविधा सबता दूर हो जाती है। तो शिक्षा तो मनुष्य का मानस जगाने की चीज होती है। तो शिक्षा किसी एक से बांध कर नहीं रखती, शिक्षा तो बहुत व्यापकता आदमी के अंदर पैदा करती है। और जब आदमी व्यापकता से सोचेगा तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे हल हो जाते हैं। मठों के अंदर जब गुरुओं की दीक्षा होती थी वो कहते थे भाई इस चोटी पे चढ़ना है, वो अपने छात्र से, अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थी से ये पूछते थे भाई कैसे, वो चीज़ उनको नहीं बताते थे। तो वही सवाल ये है कि स्कूलों के अक्सर ये रहता है कि आपने ये +2 क्लियर करनी है, 95% या 99% नंबर लेने हैं, तो इसको कैसे क्रैक करना है वो नहीं सिखाया जाता। मेरा सवाल था सर ये, क्योंकि इसमें भाई आपने ट्यूशन लगानी है, आपने 2 घंटे फालतू एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपने स्कूल का होमवर्क जो स्कूल ने होमवर्क दिया उसको घर जाके इसको इस तरीके से क्रैक करना है। आपने अगर मैथ में आप कमज़ोर हैं तो मैथ को आप उन्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब आप ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। यानी सवाल वही है कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है, वो उसमें हम कहीं पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। जो शिक्षा देने की तकनीक है, मान लिया आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, आज की आधुनिक शिक्षा है, इसमें एक समय के परिवर्तन के हिसाब से भी कुछ परिवर्तित चीजें होती है, क्योंकि इंसानों का मानव विकास का लेवल अलग अलग होता है। तो जब शिक्षकों को ये लगा कि उसको खाली टारगेट पे फोकस करें जी, और वो दाएं बाएं ना सोचे, बस वो केंद्रित रहे कि उसको ये अचीव करना है, तो उन्होंने फिर बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं उसको हटाने के लिए एक लक्ष्य दे दिया कि आप इस लक्ष्य पे केंद्रित और लक्ष्य पे रह के काम करें। जैसे कहते हैं कि अर्जुन को मछली के आँख का लक्ष्य था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ताकि उसका ध्यान दाएं बाएं ना जाए। तो इसी तरह, लेकिन आज का जो टाइम है वो एक चीज में बंधने का टाइम नहीं है कि उसको गुरु सिर्फ ये बताए कि ये करो, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ ना करो। आजकल समय पारदर्शिता का है और आजकल नए बच्चे के अंदर तो ढेर सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब तक क्वेश्चन कर लेगा और गुरु को छुपाएगा तो फिर वो शंका में जिएगा। और जो आदमी शंका में जीता है, जैसे अर्जुन जी की बात करते हैं कि वो किम कर्तव्य मूड हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, और फैसले नहीं ले पाया,
अनिर्णय की स्थिति आ गई। तो आज का गुरु अगर ऐसा होगा, उसको एक चीज में बांध देगा तो बच्चे में अनिर्णय की स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोई फैसला नहीं कर पाएगा। तो आज का दौर पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का दौर है। उसमें बच्चे को हर किंतु परंतु क्लियर करना पड़ेगा। उसको, आज के बच्चे को बंधा नहीं जा सकता जी, तभी उसका संपूर्ण विकास होगा। सर, स्कूल चला रहे हैं, काफी संख्या है छात्रों की, छात्राओं की, क्या क्या कठिनाइयां जो हैं वो सामने फेस करनी पड़ती हैं आज के युग में शिक्षा प्रणाली के अंदर? देखो, वैसे तो लंबे अनुभव के बाद ये जो छोटी मोटी चुनौतियां आती हैं हमें कठिनाइयों के तौर पर नहीं लगती। मैं आपको बताऊं, ये हमारी रोजमर्रा की जिम्मेवारियां हैं। मान लो 2 बच्चे हैं, कोई छोटा मोटा मनमुटाव हो गया जी, बिल्कुल। या कोई बच्चा ऐसा है जो 2 दिन घर से काम करके नहीं आया, या किसी पेरेंट्स को कोई बात समझ में नहीं आई, उसने हमसे आके क्वेश्चन कर लिया। तो ये रोजमर्रा की चीजें हैं, तो हम इसको परेशानी के तौर पे नहीं लेते। और हमें तो, अब हम शिक्षक हैं, हमें खुले दिल से सोचना है। तो समाज को वो परेशानियां लगती हैं, लेकिन हमें उन चीजों का समाधान करना है। तो हम उनको परेशानी नहीं मानते, हम उनको भी एंजॉय करते हैं। हाँ, ये चुनौती है कि आजकल जैसे अब मॉडर्न युग है, समय से पहले कुछ चीजें बच्चों को उपलब्ध हो गई हैं। जैसे जिसमें टाइम से पहले मैच्योरिटी आना, सोशल मीडिया का जमाना, आजकल गूगल सारा बच्चे के एक्सेस में है, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जी, बिल्कुल। तो ये चुनौतियां जैसे नए दौर में आती हैं, लेकिन हम भी अब व्यस्त हो जाते हैं। और अगर हम शिक्षक अपने आप को अपडेट रखेगा तो वो नई चुनौतियों में भी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो बच्चों की जो चुनौतियां हैं, हम उनको हंसी मजाक में लेकर उनका समाधान कर देते हैं। और बच्चों की या पेरेंट्स की किसी चुनौती से हम परेशान नहीं होते जी। वो उनकी जरूरतें हैं और जो हमें पूरी करनी है। सर, मोबाइल युग है, ये स्टूडेंट का दोस्त है या दुश्मन? इसमें हो सकता है कि आप इस बात को किस रूप में लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी क्रांति मोबाइल की आई है जी, या कोई भी गैजेट्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इसने शिक्षा को काफी आसान किया है। बात खाली इसके उपयोग की है। मैं तो खुद असेंबली में कहता हूँ स्टाफ को, जम के फोन का यूज करो, लेकिन अपने शिक्षण के कौशल बढ़ाओ, बिल्कुल। टेक्निक सीखो, एक से एक एक्सपर्ट, एक से एक मोटिवेटर, ट्रेनर, ऐसे उनके अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो आप बच्चों को बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों का कंसेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर बच्चे को देखे, पहले आप देखते ब्लैक बोर्ड होता था, चाक से समझा दिया, आज मार्कर से समझा दिया, आज स्मार्ट क्लासेस के वो बन गई टोटल। लेकिन आप चौक से, मार्कर से अब दिल को कैसे समझाओगे, हार्ट को, अब ब्रेन को कैसे समझाओगे, अब लंग्स को कैसे समझाओगे, समुद्र झीलें कितनी दूर है उसको कैसे समझाओगे, पहाड़ों को कैसे समझाओगे। और ये मोबाइल में सारा कुछ आ गया, यानी पुरानी पद्धति को चेंज करके नया आयाम जो है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसने पढ़ाई को बहुत आसान किया है। मैं बच्चों को कहता हूँ, भाई आपके जो पेरेंट्स हैं मोबाइल से इसलिए परेशान है कि मोबाइल में तुम गलत कंटेंट ना देख लो। मैं कहता हूँ पेरेंट्स के पास बैठ के आप अपना अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाओ, अपना भूगोल का ज्ञान बढ़ाओ, अपना बायोलॉजी का ज्ञान बढ़ाओ, साइंस के बाकी टॉपिक देखो। आपके पेरेंट्स निर्भय हो जाएंगे कि बच्चा अच्छा उपयोग करता है। मैं कहता हूँ फिर आपको वो टाइम पे रिचार्ज भी करवा के देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और उससे अपग्रेडेड फोन भी देंगे। उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है, मोबाइल से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बच्चों के अंदर मोबाइल के नाम पे कोई डर नहीं बैठाता। मैं कहता हूँ इसका उपयोग करो, लेकिन इसका अच्छा उपयोग करो, और ये आपको हेल्प करेगा। बच्चों से लगातार मिलते हो, उनके पेरेंट्स से भी मिलते हो, एज ए मेंटोर बच्चों में आज क्या कमी नजर आ रही है आपको? बस थोड़ा सा कुछ समय से ये देखने में आता है कि पेरेंट्स जो उनकी खुद की चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, उसमें वो थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गए हैं और वो बच्चों को समय नहीं दे पाते। पहले ऐसा होता था कि आदमी के पास समय होता था, ऐसे पुरातन धंधे होते थे कि खेती बाड़ी करने तो सब इकट्ठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, घर का प्रोग्राम है तो सारे इकट्ठे हैं। तो आजकल थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो उसके कारण जो कहते हैं माता पिता प्रथम शिक्षक हैं बच्चे के, हमारा नंबर बाद में आता है। तो जब वहां से कमी रह जाती है ना,
उस कमी को फुलफिल करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये महसूस करते हैं कि आपका और ज़्यादा जुड़ाव बच्चे के साथ होना चाहिए। आप बच्चे के साथ थोड़ा टाइम पास करो, आप बच्चे से बात करो, हमारे शिक्षा के बारे में बात करो, स्कूल के बारे में बात करो, अध्यापक के बारे में बात करो। अगर आपको स्कूल में कोई कमी नज़र भी आती है, आप हमें कन्वे करो, लेकिन आप बच्चों से जुड़ें। वो जुड़ा हुआ बच्चा हमारे पास तो 10-12 साल पढ़ेगा, लेकिन पेरेंट्स के तो आजीवन काम आएगा, और उसका खुद का लाइफ अगर अच्छा बनेगा तो वो जीवन में सफल होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और सुख में जीवन जिएगा। तो मुझे ये लगता है कि आज के पेरेंट्स को, माता पिताओं को थोड़ा सा बच्चे से दूरी की वजह नज़दीकी बनाना चाहिए, मैं महसूस करता हूँ। क्या कोई ऐसा केस आया बच्चे ने अपने विचार जो है फैमिली पारिवारिक जो है आपसे साझा किए हो, भाई हमारे को ये दिक्कत आ रही है? हाँ, उसमें पिछले महीने की बात है। एक छात्रा का व्यवहार ऐसे नजर आया हमें कि वो उसका सामान्य व्यवहार जैसे उसका नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सोचने का तरीका बदल गया, थोड़ा गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, और उस तरह से हमें लगा कि भाई बच्चा, अच्छे घरों के बच्चे हैं तो ऐसा व्यवहार में परिवर्तन क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फिर हमारे एक सीनियर टीचर ने, महिला टीचर ने जब बात करी तो बच्चे ने खुल के बताया कि मुझे अकेलापन महसूस होता घर में, पेरेंट्स मुझसे ढंग से सही बात नहीं करते, और वो अकेलापन मुझे खाता है और वो डराता है, तो जिसके कारण फिर मेरे अंदर चिंताएं घुस गई हैं और वो तनाव में परिवर्तन आ गई हैं, और उस तनाव के कारण मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। तो हाँ, कोई कोई केस ऐसा आता है जिसके अंदर वो लक्षण भी आते हैं। तो इसलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप बच्चे के साथ शामिल रहिए, उसकी एक्टिविटी में शामिल रहिए, उस बच्चे का फिर सही अर्थों में सही विकास होगा और वो बच्चा ज़्यादा उपयोगी बच्चा बनेगा। यानी माँ बाप न बनकर उसका एक मित्र बने। जी जी, हाँ जी। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए नरेश बराड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद, आभार है आप विद्यालय में। पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन और शिक्षाविद नरेश सिंह बराड़ से हमारी चर्चा हुई बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके भौतिक और कौशल विकास को लेकर, डिग्री और तमाम तरह के जो हमारे सवाल थे उनके बखूबी जो है हमारे को जवाब मिले। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।